मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अतहर अली साहब। हमारे अंदर ये एक था कि हमने कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ करना है। शौक था, ख्वाब था। अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। बहुत से लोगों का मेरे मिशन था। समेत ये भी एक मोटिव था कि हमने अपनी फैमिली को पाकिस्तान में सपोर्ट करना है। जी जी मैंने बड़ा अर्सा पॉलिटिक्स में गुजारा है। जी जी। तो इसकी बुनियाद कहाँ से पड़ी, तो इसमें जाहिर है कि मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड थी उसका कुछ ना कुछ मैं असर है उसका असर है। अगर मैं 83 एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था हमारी हिस्ट्री में, तारकीन वतन की हिस्ट्री में, क्योंकि हमें डिफाइनिंग मोमेंट। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद जमील। दोस्तों, आज एक नए एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अतहर अली साहब। अतहर अली साहब ओस्लो की एक बड़ी मशहूर और मरूफ शख्सियत है यहाँ की। बड़े धीमे लहजे में बात करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। इसके अलावा तारकीन वतन के लिए इन्होंने बड़ा कुछ किया। पॉलिटिशियन भी हैं, लिखते भी हैं, नकाद भी हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ है इनकी पर्सनैलिटी के अंदर। तो आज हम उनसे डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे हम डिस्कवर करते हैं, पूछते हैं कि हु इज़ अतहर अली। हम ज़ाहिर है उनको ज़ाती तौर पर जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि वो आपके सामने भी हम पेश कर सकें। तो अतहर अली साहब जी, सबसे पहले तो जी मैं खुश आमदीद कहता हूँ जी, और थैंक यू सो मच जी कि आपने मुझे टाइम दिया जी। अच्छा जी अतहर अली साहब, सबसे पहले तो आप का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सेकेंडली ये है कि मुझे ज़रा बताइएगा कि आप जब नॉर्वे मूव हुए और उसके बाद जो आपकी जो इब्तदाई जो ज़िंदगी यहाँ पे गुजरी, उसका थोड़ा सा हवाल हमें बताइएगा कि वो कौन सा टाइम फ्रेम था और क्या क्या आपको यहाँ पर वो स्ट्रगल करनी पड़ी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शायद साहब आपका कि आप आए इंटरव्यू करने के लिए। मैं नॉर्वे आया था जो 70s का जो सेकंड हाफ था, जी जी, उसमें मैं नॉर्वे आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और उस वक़्त जो पहले पाकिस्तानी नॉर्वे आए तो वो तो 60s के एंड में आए थे। अच्छा और अच्छा 70s के शुरू में। जी जी। तो जब मैं आया तो उस वक्त भी जो पाकिस्तानी थे वो अभी यहाँ नए नए थे और ज़्यादातर लोग काम करने के लिए आए थे। तो लोग अभी अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे थे जी यहाँ। जी। उस दौर में मैं आया। तो अगर मैं अब से आजकल के वक्त से मुआवजा करूँ तो उस वक्त हमारे हालात जो वो बड़े ख़राब थे, जॉब के हवाले से, रिहाइश के हवाले से। तो हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे वहाँ उस वक्त। मुझे याद है लोगों को राशन का बहुत मसला था। हम लोग बहुत ऐसे इलाकों में रहते थे शहर के जो इंडियन ग्राउंड लैंड है, जहाँ बड़ी ख़राब हालत में, खस्ता हालत में राशन थी। और जॉब के जो हालात थे लोगों के वो भी बड़े मुख्तलिफ थे, बड़े मुश्किल थे। तो चैलेंजेस थे, बिल्कुल थे। इसके अलावा मैंने यहाँ पढ़ता था तो पढ़ाई के हवाले से जो बड़ा मुश्किल था। मैं साथ साथ पढ़ाई के अलावा साथ साथ जॉब भी करता था। अच्छा अच्छा। पार्ट टाइम जॉब भी करता था और साथ पढ़ता भी था। तो ये दोनों काम अगर मिलाए जाएं तो इसमें काफ़ी चैलेंजेस थे, काफ़ी मुश्किलात थी। लेकिन ये बड़ी हैरानगी की बात है कि अब जब मैं सोचता हूँ कि हम उस कितने मुश्किल वक्त में गुजरे जी जी, तो अब वो ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन उस वक्त जब मैं उस टाइम में फ्लो में होता है ना, फ्लो में होता है, तो मुझे कभी एहसास नहीं होता कि हम इतनी खस्ता हालत रिहाइश में रहते हैं। मैं सुबह उठता हूँ, पहले मैं जॉब करता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, ये सारा दिन काम करता हूँ। मैंने ऐसे काम भी किए हैं कि बाद में पूरी पूरी रात काम करता रहता, दिन को पढ़ता था। लेकिन उस वक्त इतना चैलेंज नहीं लगा। लेकिन अब जब मैं उस टाइम को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि बड़ा मुश्किल टाइम था। लेकिन शायद उसकी वजह ये है कि हम जो लोग आए थे, हमारे अंदर ये एक था कि हमने कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ करना है। शौक था, ख्वाब था, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। बहुत से लोगों का मेरे समेत ये भी एक मोटिव था कि हमने अपनी फैमिली को पाकिस्तान में सपोर्ट करना है। जी जी। तो कुछ यहाँ करना है, सेटल होना है, घर लेना है। तो इन चीज़ों के लिए फिर स्ट्रगल करनी पड़ती है। शायद ये एक मोटिव था कि हम लोग उस वक्त इतने घबराए नहीं। टारगेट था, बिल्कुल। तो अच्छा चले, ये तो मुझे समझ लग गई। ज़ाहिर है जी, यहाँ पे जो भी लोग आए उन्होंने बड़ी एक टफ़ लाइफ गुजारी। आज के दौर में और तरह के चैलेंजेस हैं, तब एक और तरह के चैलेंजेस हैं। तो पढ़ाई का क्या कौन सी तालीम आपने हासिल की, कितना स्टडी आपने किया, और ये क्या क्या इसमें आपको यहाँ पर अचीवमेंट्स मिली उसमें? जी जी, मैं काफ़ी जो मेरी हायर एजुकेशन है वो नॉर्वे की है। अच्छा, मैंने यहाँ सोशल वर्क में मैं सोशनूम बना, ग्रेजुएशन की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो
फिर उसके बाद फिर मैंने जो है वो उसमें मज़ीद पढ़ाई की। तो क्योंकि मैं जब मेरी तालीम मुकम्मल हुई तो उस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता रहा, लेकिन मेरी जो बेसिक एजुकेशन थी वो सोशल वर्क की थी, वो सुनूम की थी। तो उसमें मैं 87 में मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। तो फिर मैं एक जॉब करता रहा सोशल ऑफिस में, राइट। 10-11 साल में वहाँ ये जॉब करता रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। सम सॉक्स बांडलर के तौर पे। तो उसके बाद फिर मैंने बार्न मुज़म साइकियाट्री में काम अप्लाई किया। अच्छा अच्छा। लेकिन वहाँ काम करने के लिए मुझे और हायर एजुकेशन मज़ीद आपको अपग्रेड करना पड़ा। राइट। अपग्रेड करना पड़ा। तो उसके लिए फिर मैंने 3 साल की और पढ़ाई की, सोशल वर्क और फैमिली थेरेपी और अच्छा अच्छा अच्छा। और साइकियाट्री। उसमें मैंने साइकोलॉजी, उसमें मैंने फिर 3 साल की और डिग्री की। तो फिर मुझे मतलब आपने बड़ा लंबा चौड़ा पढ़ा है फिर तो। में मुझे काम करने का मौका मिला। अच्छा अच्छा। तो ये तो मेरी तालीमी आप कह लें मुख्तसर सी बैकग्राउंड है। मैं यानी नॉर्वे आने के बाद कोई 10-11 साल पढ़ता ही नहीं मुख्तलिफ स्कूलों में, कभी वीदरगोने में, कभी यूनिवर्सिटी में, कभी शॉर्ट कोर्सेज में कभी पढ़ता कुछ। रहा। हाँ, मतलब आपने अच्छा खासा इसमें सर्व किया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़रा बताइएगा। स्पेशली मेरे जो नाजरीन हैं, स्पेशली जो नॉर्वेजन जो मेरे दोस्त हैं वो सुनना पसंद करते हैं। जो स्वीडन डेनमार्क में मेरे बड़े जो लिसनर्स हैं, इवन बरतानिया में, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो शायद मुझे जानते हैं, अतर अली साहब को भी जानते हैं। एक सर्टन टाइम फ्रेम में उनको बड़ी हम रिगार्ड उनका करते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से, कौन से शहर से, कुछ अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। जी जी, मेरा तल्लुक भी एक गांव से है। मेरे गांव का नाम है पंजन कसाना। और उसकी एक बड़ी ख़ास बात है मेरे गांव की कि वो खारियाँ और लाला मूसा के बिल्कुल सेंटर में है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी तरह वो जेलम और गुजरात के सेंटर में, और इसी तरह वो रावलपिंडी और लाहौर के सेंटर में तकरीबन यानी कि वो मिडिल पॉइंट है। मिडिल, तो वो जीटी रोड के ऊपर खारियाँ और लाला मूसा के दरमियान में तो बड़ा ख़ास हो गया फिर तो वहीं मेरा बचपन और नौजवानी जो है वहीं गुजरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ कब मूव हुए, किस साल में मूव हुए? मैं यहाँ 76 में आया था। 76 में? तो तब तो आप बिल्कुल जवान होंगे, नौजवान होंगे। जी जी, मैं नौजवानी में आ गया था। अच्छा अच्छा। यानी कि मैं 16-17 साल की उम्र में यहाँ आ गया था। जी बिल्कुल। मैं आपको बताता चलूँ कि जी मैंने अतर अली साहब को जब भी यहाँ पर देखा, और यहाँ पर ज़ाहिर है हम भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, थोड़ा बहुत हम भी काम करते हैं, मिलते हैं, लोगों से बातचीत होती है। तो मैंने कुछ ऐसी कुछ चंद एक पर्सनालिटीज़ मैंने देखी जिनमें ये सरफरिस्त हैं। नो डाउट इस वजह से नहीं मैं कह रहा कि जी ये मेरे साथ बैठे हैं, क्योंकि ये बड़े धीमे गुफ्तार के मालिक हैं। मैंने बड़े थोड़े यहाँ पे ऐसे लोग देखे हैं जो, अच्छा मुझे इनकी बैकग्राउंड का भी नहीं पता था। मुझे आज, टू बी ऑनेस्ट, मुझे आज पता लगा है कि इनकी जो बैकग्राउंड है वो कौन से इलाके से। सेकेंडली ये कि बड़े धीमे गुफ्तार के मालिक हैं, बड़ी धीमे मिजाज के बंदे हैं, बड़े सुलझे हुए, बड़ी प्यारी उर्दू बोलते हैं। इसकी क्या महरक़ात हैं? आपकी ट्रेनिंग है या आपने कुछ लिखा पढ़ा सुना? ऐसे कहाँ से ये आपने सब कुछ ये एसेंस आपने लिया? इसमें शायद साहब मैं यकीन से तो नहीं कह सकता कि इसकी क्या वजह है। आपको पता है हर बंदे की पर्सनैलिटी मुख्तलिफ होती है जी दूसरों से। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये कि जो मेरी तालीम है या नॉर्वे में सोशल वर्क, और जो मेरा जॉब है, मैं जॉब करता हूँ क्लिनिक सुनूम का, तो उस जॉब का, उसकी तालीम का मुझ पे असर हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर मेरा ख्याल है अगर मेरी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजरती तो शायद मेरा बात करने का लहजा शायद और होता, फिर थोड़ा कदर शरारती होता, थोड़ा शायद कुछ और होता बात करने का। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है नॉर्वे में। मतलब एक होता है कि फार्मल तालीम हासिल कर लेना, लेकिन जो इन लोगों का, क्योंकि मैं उस जगह काम करता हूँ, हम बच्चों और नौजवानों को जो साइकोलॉजिकल हेल्प देते हैं, हेल्प चाहिए, तो ये एक ऐसा जॉब है जिसमें हमें बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं, लोगों को सुनना, टॉलरेट करना, गाइड करना, इमोशनली उनके लिए अवेलेबल होना। अगर वो मुश्किल में है, वो परेशानी में, तो हमें उनकी बात सुननी है। बिल्कुल सही। इवन अगर वो हमें क्रिटिसाइज़ भी करें, अगर वो किसी बात पे हमें किसी नापसंदगी का इज़हार करें, लेकिन हमने उनकी बात सुननी है। हमने मतलब इनका जवाब पत्थर से नहीं देना, बल्कि उनके जज्बात को हमने वैलिडेट करना है। तो इन सारी बातों का, मेरी तालीम का और यहाँ के माहौल का जो वो असर हुआ है। इसके अलावा जो पॉलिटिकली भी जिस पार्टी में मैं रहा हूँ, वो एक लेफ़्ट की पार्टी थी। जी जी। तो उसका एक बहुत बड़ा, उनका एक बड़ा कंसर्न था कि जो माशरे के जो पिसे हुए तबकात हैं, उनकी नुमाइंदगी करनी है, उनके मसाइल हल करने हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करनी है।
तो शायद इन बातों का भी मुझे कुछ असर पड़ा हो सकता है। सही। अच्छा, मैं आपकी बातों से चंद एक मैं सवाल नोट कर रहा हूँ साथ साथ। मुझे ये बताइएगा कि ये सियासत का जब आप जिक्र करते हैं तो इसके पीछे कोई ट्रेनिंग थी, या आपकी कोई बैकग्राउंड फैमिली ऐसा है, या सडनली आपको महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये भी एक खसूसियत है कि मैं सियासत में मुझे आना चाहिए, या आपको किस तरह इंस्पिरेशन मिली? मैं खुद भी इस पे थोड़ा सा गौर करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ हाँ। क्योंकि मैंने बड़ा अर्सा पॉलिटिक्स में गुजारा है। जी जी। तो इसकी बुनियाद कहाँ से पड़ी, तो इसमें जाहिर है कि मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड थी उसका कुछ ना कुछ मैं असर है उसमें। उसका असर है। अगर हाँ। मैं गैर जानबदारी से बात करूँ जी जी। तो मुख्तसर मुझे याद है कि जब अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू हुई जी जी। 68-69 की बात है, में। तो मेरे एक भाई तो थे वो आर्मी में थे। अच्छा। तो उन्होंने आर्मी को उस वक्त ज्वाइन किया हुआ था, सेकंड लेफ्टिनेंट थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो अयूब खान की फेवर करते थे। अच्छा 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 अच्छा। तो उससे मेरे जो उनसे छोटे मेरे भाई थे, मेरे से बड़े थे, उनसे छोटे, हाँ। वो कॉलेज में पढ़ते थे, वो भुट्टो साहब के बड़े आमी थी। राइट। तो वो भुट्टो तो साहब यानी कि सियासत घर में ही थी बैठी हुई। उन दोनों भाइयों की जब बहसें होती थी तो मैं उस वक्त छोटा था, टीनेजर था ना आप? तो लेकिन मैं सुनता था। सुनते थे आप? तो लेकिन हुआ ये कि जो मेरे भाई भुट्टो साहब के आमी थे, जो उनके जुलूसों में जाते थे, मैं उनकी बात मुझे ज़्यादा जो है वो ज़्यादा अपील की। तो कि ये अवामी बात है। ये एक असर हो सकता है मुझ पे। हाँ हाँ। इसके बाद फिर 70s में मेरे ताया थे, मेरे अंकल ब्रिगेड साहबजाद, वो सियासत में आए। अच्छा अच्छा। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और ज़ाहिर है आपको पता है जब घर में एक बंदा इलेक्शन लड़े माहौल होता है तो फिर। माहौल तो उसका असर होता है। तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो असम्बली के मेंबर बने, फिर वो वज़ीर बने। तो जब मैं नॉर्वे आया तो उस वक्त वो वज़ीर थे। तो इस बात पर शायद मुझ पर कोई अनकॉन्शियसली भी हो सकता है वो असर पड़ा हो, क्योंकि जो घर का माहौल था सियासी पार्टियों का, पॉलिटिशियन का, वो मैंने देखा करीब से। क्योंकि मेरे जो ताया बू थे उनके घर सियासतदान आते थे, इलाके के भी, दूसरे भी, तो उनको वहाँ देखने का मुझे मौका मिला, उनकी बातें सुनने का मौका मिला। तो शायद ये बातें हो सकता है मुझे किसी हद तक इस बातों ने मुझे इंस्पायर किया। सही सही। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि अतहर अली साहब की चंद एक ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो मुझे यहाँ पे जब आके पता चली तो मैं बड़ा हैरत में गुम हो गया। क्योंकि कश्मीर की हम बड़ी पुरानी बात करते हैं, हम जब से जा रहे हैं होश संभाला हम कश्मीर का बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं। तो नॉर्वे में मैं जब आया तो मेरे लिए तो ऐसे लगता था कि ये एक ऐसी जगह होगी यहाँ पे कश्मीर का ना कोई नाम होगा ना कोई काम होगा। लेकिन मैं जब इनसे मिला, इनकी बातें मैंने सुनी, कॉन्फ्रेंस में इनको सुना या कहीं पे भी डिबेट हुई, तो अतहर अली साहब को मैंने हर उस महफिल में मैंने पाया इनको जहाँ पे कश्मीर की बात हो रही है, जहाँ पर कोई पाकिस्तान की बात हो रही है। तो मैं बड़ा इंस्पायर था कि इस मुल्क में भी आके आपने कश्मीर का नाम लिया, कश्मीर की बात की, पार्लियामेंट में बात की आपने। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे नाज़रीन को। ये एक मैजिकली ये हुआ आपसे, या आपकी कोई इसमें पीछे सोच थी कि आपने पार्लियामेंट में जाकर कश्मीर की बात करनी है, या हमेशा आप ये बात करते हैं? इसकी क्या मुहर्रकात हैं? आप ना तो कश्मीरी हैं, ना ही आपका कोई बैकग्राउंड है जो मुझे नज़र आता है, तो इसकी क्या मुहर्रकात क्या थे इसके पीछे? इसकी सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा। जब मैंने यहाँ पॉलिटिक्स शुरू की, ये बात है 83 की। अच्छा। 83 एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था हमारी हिस्ट्री में, तारकीन वतन की हिस्ट्री में, क्योंकि हमें डिफाइनिंग मोमेंट था कि जो वोट का हक मिला था कि जो लोग 3 साल से यहाँ रह रहे हैं उनको बलदियाती इलेक्शन में वोट का हक मिल गया। तो इससे पहले जो मेरी वाबस्तगी थी वो अरबाइदर पार्टी की एक नौजवानों की तंजीम AUF, उसमें मैं था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको मैंने जब ज्वाइन किया तो उसमें मैं कुछ अर्सा एक्टिव भी रहा, लेकिन मैंने देखा कि फ़लस्तीनियों के मसले में वो इतने क्लियर नहीं है। तो वो बैलेंस करते हैं थोड़ा सा इसराइल और फ़लस्तीनियों के, इतने शायद जो मैं समझता खुल के उनकी हमायत नहीं करते। तो उस ज़माने में मुझे जो है ना वो जो लेफ़्ट के लोग थे, अरबे के लोग और एसवे के लोग, जिनका मौक़िफ़ ज़्यादा क्लियर था फ़लस्तीनियों के मतलब, उनकी महफ़िल में मैंने जाना शुरू किया। और अच्छा। वहाँ फिर मुझे 83 के इलेक्शन में मुझे अरबे ने पूछा कि क्या आप हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, तो मैंने उनके हाँ कर दी। वाह। तो इसी के साथ यानी कि मेरा जो फ़लस्तीनियों से मेरा था यानी अरबे ज्वाइन करने का, वो वहाँ उनके प्लेटफॉर्म से जागी आपकी। हाँ। वो वहाँ था कि जो तीसरी दुनिया में जो लोग लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए,
उनके लिए मेरे दिल में था कि उनकी आवाज़ उठानी चाहिए, उनकी मेरे दिल में उनके लिए ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के लिए और फिर कश्मीरियों के लिए, जी जी, और भी जो लोग तीसरी दुनिया में जो आप कहीं ना कहीं अपनी 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 इज़्ज़त के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो एक उनके लिए मेरे अंदर एक था कि इनकी इनकी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, इनसे हमदर्दी करनी चाहिए। जी जी, तो हुआ ये फिर ये कि जब 83 के इलेक्शन में जी जी, जो मेरी पार्टी थी अरबे, उससे पहली दफ़ा नुमाइंदगी मिली स्टूटिंग में, पार्लियामेंट में। तो हमारा एक नुमाइंदा, हमें एक सीट मिली, तो मैं उसका वारा था। आपको पता है कि एक मुस्लिम रुकन होता है, एक उसका वारा होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, सब्स्टिट्यूट, जो वो भी इलेक्टेड होता है। जी जी। तो फिर हुआ कि इत्फाकन 23 मार्च 94 को जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव था वो मुल्क से बाहर चला गया, वो डिसअपीयर था। बिल्कुल सही। तो उसकी गैर मौजूदगी में मुझे वहाँ चांस मिला 2 दफ़ा, यानी 2 दिन के लिए 83 के इलेक्शन में जो मेरी पार्टी थी अरवे, छोटी सी पार्टी थी, उसको पहली दफ़ा पार्लियामेंट में नुमाइंदगी मिली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारी एक सीट थी, तो मैं वारा था। आपको पता है यहाँ एक डिप्टी होता है, एक मुस्लिम रुकन होता है, एक उसका वारा होता है, बिल्कुल, जो इलेक्टेड होता है, जो परमानेंट मेंबर की गैर मौजूदगी में पार्लियामेंट में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 23 मार्च 94 को हमारा जो मुश्किल नुमाइंदा था पार्लियामेंट में, उसे मुल्क से बाहर जाना पड़ा। तो वो 2-3 दिन का जो अरसा था, उस गैर मौजूदगी में मैं उसकी जगह पर गया, उसकी जगह पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इत्फाक ऐसा हुआ कि पहले दिन जब मैं गया पार्लियामेंट में, तो उस दिन वक्फा सवालात वो हफ्ते में एक दफ़ा होता है। ठीक है। तो हर मेंबर को हक हासिल है कि वो 2 सवाल उठा सकते, क्वेश्चन कर सकता है। बिल्कुल। तो मेरी जो पार्टी थी, हमारा जो ग्रुप था, उन्होंने मुझे 2 सवाल उनकी तजवीज़ किए कि ये सवाल जो है ये पार्लियामेंट में तुमने गवर्नमेंट से उठाने। ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा कि क्योंकि मैं पहली दफ़ा आया हूँ, तो एक सवाल जो है वो मैं अपनी मेरी मर्ज़ी का होगा, जो मैं मसला उन्होंने कहा बताओ। तो मैंने फिर कहा कि मैं कश्मीर का की बात करूँगा। तो ये आपको शायद सुन के हैरानगी हो कि हमारी पार्टी, अगरचे वो लेफ़्ट की पार्टी थी, उसकी बड़ी तीसरी दुनिया के लोगों के साथ उसकी बड़ी हमदर्दियाँ और उनकी बड़ी थी कि इनकी आवाज़ को बुलंद किया जाए, लेकिन फिर भी मेरी पार्टी के कुछ लोगों को ये नहीं पता था कश्मीर इशू क्या है क्या। उन्हें इस बात की मुकम्मल तौर पर आगाही नहीं थी, वो समझ रहे थे कि शायद ये एक बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान का। तो ये मुझे बताना पड़ा कि असल में ये क्या इशू है। तो फिर मैंने वो सवाल, एक सवाल मैंने मुझे पार्टी ने दिया और एक सवाल मैंने कश्मीर का कर दिया। ये आप इसे इत्तेफाक कह लें या जो भी कह लें, लेकिन मैंने माइलस्टोन था ना एक ऐसे। तो मैंने कहा ये मुझे मौका मिला है तो मैं उठाऊं। तो उसका ये मैं इस पे अवेयर नहीं था कि जब मैं गया वहाँ पार्लियामेंट में, जब मैं वहाँ डाइस पे पहुँचा, तो वो जो पूरी गैलरी थी वो मीडिया से भरी हुई थी। इसका मुझे पहले से अंदाज़ा नहीं था। अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ कि कोई जो नॉन वेस्टर्न है, नॉन नॉर्वेजन है, वो पार्लियामेंट के जहाँ फोरम पे आया, वो तकरीर कर रहे हैं। वाह। तो वहाँ जितनी आप कह लें NRK और थेबेथू और जितनी भी अखबारात हैं नॉर्वे की, वो तकरीबन सारी की सारी वहाँ मौजूद, रेडियो TV अखबार सब कुछ भरा पड़ा था। अगरचे मुझे इसका कोई मतलब मेरी ये अंदाजे में नहीं था कि ऐसे होगा, लेकिन उसका ये फ़ायदा ये हुआ कि क्योंकि मैंने मसला हाईलाइट हो गया, तो वो कुदरती तौर पे जो कश्मीर का इशू था वो हाईलाइट हो गया। क्योंकि उसका जो जवाब दिया वो उस वक्त नॉर्वे के जो उसके वज़ीर ख़ारजा थे गूदाल, उन्होंने उसका जवाब दिया। क्योंकि फॉरेन अफेयर्स के मतलब सवाल था, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया और वहाँ इंडियन एम्बेसी के लोग भी मौजूद थे वहाँ गैलरी में। अच्छा। तो इससे मुझे ये बड़ा हुआ कि चले मेरे सवाल उठाने से, क्योंकि अगर मैं वैसे सवाल उठाता दूसरी तीसरी दफ़ा तो उसकी शायद वो इतनी कवरेज ना होती, क्योंकि मेरी कवरेज इस हवाले से थी कि पहली दफ़ा कोई गैर मुल्की बैकग्राउंड का बंदा वहाँ गया, तो इससे मैं समझता हूँ कि कश्मीर इशू को हाईलाइट करने में कुछ मदद मिली। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि ये दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने जब ये बात सुनी थी कुछ अर्सा पहले, तो मैं बड़ी एक वर्ता हैरत में था कि ये इतनी एक क्या कहते हैं क्रेडिट की बात है जो इन साहब के नाम लिखी गई है। तो ज़ाहिर है जब तक ये हम यहाँ पर रहेंगे, ये बात होती रहेगी, कश्मीर की इश्यूज़ या डेमोन्स्ट्रेशन चलती रहेगी, तो आपका नाम हमेशा जी गोल्डन हर्फ में लिखा जाएगा। गो के वो एक इंसिडेंट ऐसा बन गया कि ज़ाहिर है हमने कोई प्लानिंग तो नहीं की थी, लेकिन इंसिडेंट ऐसा बन गया कि जिसकी वजह से आप वहाँ पर पहुँचे।